सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ अरिहंत सैंपल पेपर। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कोई और सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा होगा, कोई अरिहंत का कर रहा होगा, कोई ओसवाल का कर रहा होगा या किसी और चीज़ का कर रहा है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस चीज़ का कर रहे हो उसका कर सकते हो। बाकी बात जो अच्छे अच्छे बुक्स माने जाते हैं मैं उसका आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। और क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, जो भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा ना, सबसे पहले आपको खुद से उसका आंसर निकालना है। अगर आंसर नहीं निकले तो ही आपको वहाँ पे सॉल्यूशन देखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। तो उस 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को खुद से ट्राई करना बनाने का, नहीं बनेगा तो ही आपको आगे सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे स्क्रीन के सामने। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके सामने जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आपको रूट बताना है। रूट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। मतलब इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। या तो आप ऐसे भी इसको सोच सकते हो कि x की जगह ऐसा क्या वैल्यू पुट करे कि पूरे इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करे। चलिए भाई, कैसे निकालेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 को इधर लेते आते तो ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1। तो रूट 1 का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना आ गया आपका? x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो डी इसका सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे स्क्रीन के सामने। गिवन x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू x बाई 3 प्लस 3 एंड x इज ए प्राइम नंबर, द सॉल्यूशन सेट फॉर x इज। आपको यहाँ पे x का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो पहले खुद से ट्राई कर लो, अगर नहीं होगा तो आपको सॉल्यूशन देखने आगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है आपको? x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू x बाई 3 प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंडीशन दिया है कि x इसे प्राइम नंबर। x आपका यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर है। अगर x आपका यहाँ पे प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है आप बता सकते हो? किसको बोलते हैं प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जिसके पास दो फैक्टर हो, वन एंड नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, याद होगा आपको। अब चलिए x यहाँ पे आपको ये कंडीशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो वेरिएबल को एक साइड लाते हैं, x माइनस एक्स बाई 3 लेस देन और इक्वल टू 2 को इधर लेते आते हैं तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3। अब यहाँ पे इस साइड एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा? नीचे 3 हो जाएगा एलसीएम, तो 3x माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1। अब 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब दोनों साइड 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x लेस देन एंड इक्वल टू 3। देन x इज लेस देन और इक्वल टू 3 बाई 2। x इज लेस देन और इक्वल टू 3 बाई 2 मतलब 1.5। तो बताओ तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? क्या एम्प्टी सेट होगा या 0 होगा या 1 होगा या 0,1 होगा? अगर यहाँ पे देखें तो x यहाँ पे क्या बता रहा है? x जो बता रहा है या तो 1.5 के बराबर होगा या तो 1.5 से छोटा होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। इसका मतलब 1.5 से छोटा तो कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? आपका एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया? एम्प्टी सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे स्क्रीन के सामने। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। तो इस इक्वेशन का आपको यहाँ पे ग्रेडियंट निकालने बोल रहा है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है क्या है? तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना, इसका मतलब होता है स्लोप। स्लोप तो निकाले होंगे आप, तो इस इक्वेशन का आपको यहाँ पे स्लोप निकालना है। चलो भाई, कैसे निकालेंगे स्लोप? तो सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके निकालने का। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके निकालने का। तो यहाँ पे देखो तो y इस साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, तो कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में बस y को रखें और बाकी बस सबको RHS साइड में भेज देंगे। ठीक है, तो माइनस 3y और इधर सबको भेजो तो माइनस 3x हो जाएगा और इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे माइनस 3 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं माइनस 3 से, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? माइनस 3 बाई माइनस 3। ठीक है, x और प्लस
7/-3, ठीक है। इधर भी -3 से डिवाइड कर दिए, इधर भी -3 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो इधर का -3 तो खत्म हो गया ऊपर नीचे, बाकी बात इधर का बचा है। तो ये -3 गया यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, बस x, और यहाँ पे कितना बचा 7/-3। अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c से, तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो क्या बन जाता है, आपका स्लोप बन जाता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, मतलब x के साथ यहाँ पे क्या है, बस 1 ही है ना, तो देयरफॉर यहाँ पे जो स्लोप हो गया आपका वो क्या हो गया, वो 1 हो गया, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्लोप है या जो आंसर आप बोल सकते हो ये क्या है, सी है, जिसका आंसर है 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्क्रीन के सामने। इफ x प्लस 3y एंड y 7 - x एंड 4 इक्वल टू 4 - 1 0 और 4। यहाँ पे आपको दो इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक चीज पता होगा कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग x प्लस 3y एंड 4 को देखें तो ये वाला और ये वाला एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला एलिमेंट क्या होगा, सेम तरीके से ये वाला जो एलिमेंट है इससे इक्वल होगा, और ये वाला जो एलिमेंट है इससे इक्वल होगा। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज़ तो आपको पता होगा। तो अगर यहाँ पे अगर देखें तो क्या x प्लस 3y इक्वल टू 4 के बराबर लिख सकते हैं। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ओके। अब y इक्वल टू क्या -1 मान सकते हैं, y इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से ऑलरेडी तो y बता सकते हैं -1 होगा, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे x के लिए कंफर्म करना है कि x क्या होगा। तो करते हैं क्या है, 2 का हम लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे वैल्यू है y इक्वल टू -1, वो x का वैल्यू निकालने के लिए 1 वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखो तो क्या होगा यहाँ पे x प्लस 3, बस y की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, -1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे सॉल्व करो तो x फिर 3 इंटू -1 क्या होगा, -3 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 3 विच इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू -1 तो आपके पास है ही। देखो तो कहाँ पे है, x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू -1, तो है आपका वो 4 का C। तो नोट डाउन कर लीजिए। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन के सामने। द मीन ऑफ 7 वेरिएट इज 12 if 6 of them are 5, 13, 9, 17, 14 and 10 then the 7th variate is। क्या आपसे बनेगा, एक बार ट्राई कर लो तो, ओके। तो नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखो कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 7th वेरिएट का अगर मीन निकालेंगे ना तो वो होगा 12 के बराबर। लेकिन यहाँ पे 7 वेरिएट क्या क्या दिया है आपको, तो यहाँ पे टोटल 7th वेरिएट तो नहीं दिया है, उसमें से बस 6th वेरिएट के बारे में बताया है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट 7th वेरिएट बी एक्स। मान लेते हैं कि जो 7th वेरिएट होगा वो क्या होगा, x होगा। अब यहाँ पे अगर मीन का फॉर्मूला लगाए तो मीन का फॉर्मूला तो आता होगा, आप तो बचपन से पढ़ते होंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ वेरिएट बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएट, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। सम ऑफ वेरिएट बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएट। तो सम ऑफ वेरिएट यहाँ पे क्या होगा देखो तो क्या क्या आपको यहाँ पे वेरिएट दिया हुआ है, 6 को दिया हुआ है। तो 5 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 14, ओके, प्लस 10 टोटल 6 को हो गया। और ए को माने हम लोग x, ठीक है। चलो और नीचे किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएट कितना है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ वेरिएट जो है 7, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करो। और यहाँ पे आपको मीन बता दिया है कितना है 12, बस इसको सॉल्व करना है अब आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आगे 12 इक्वल टू सबको सारे को ऐड करोगे, 5 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 10, ये होगा आपका 68 के बराबर। तो 68 प्लस x बाई 7, तो 12 7 जा 84 इक्वल टू 68 प्लस x, ओके। यहाँ से अगर देखें तो x को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x इक्वल टू 84
माइनस 68 जो कि होगा आपका 16 के बराबर। ठीक है, तो कौन सा आपका आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। तो नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन के सामने। इफ 2a प्लस 3b इज टू 3a प्लस 11b इक्वल टू 11 इज टू 29 देन a इज टू b। आपको यहाँ पे a इज टू b बोल रहा है, कौन सा आंसर है वो। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2a प्लस 3b बाई 3a प्लस 11b इक्वल टू 11 इज टू 29 लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 29 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b इक्वल टू 11 इज टू 3a प्लस 11b इंटू 3a प्लस 11b। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 58a और यहाँ पे कितना होगा? 87b इक्वल टू 11 3 ज़ा 33 33a प्लस 11 का स्क्वायर 121b। अब जो लाइक टर्म्स है उसको एक साइड लाते हैं, 58a और इधर कितना है? 33a, तो इसको इधर लाओ 33a। बाकी बात उसको इधर लेते आते हैं 121b माइनस 87b। अब यहाँ पे इसको माइनस करो, कितना होगा? 8 में 3 घटाएंगे तो 5, 5 में 3 घटाएंगे 2, 25a और इधर से क्या करो भाई? 121 में 87 घटा दो। ठीक है, तो 11 में 7 घटाएंगे तो 4। ठीक है, और इधर कितना बचा? 11, 11 में 8 घटा दो, कितना बचेगा? 3, तो 34b। तो यहाँ से अगर a इज टू b निकालेंगे तो कितना होगा आपका? 34 इज टू 25। तो 34 इज टू 25 आपको यहाँ पे ऑप्शन ए है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ माइनस ए इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ के इज। अगर यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको दिया है माइनस ए, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर x के जगह माइनस ए पुट करें तो पूरे इक्वेशन क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए। चलिए भाई हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है माइनस ए, तो यहाँ पे x की जगह बस क्या करो? माइनस ए लिख दो। ठीक है, तो x की जगह माइनस ए लिखेंगे, उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर प्लस 3a, x की जगह क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस ए, फिर प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ से देखो तो माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा? a का स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू ए इंटू माइनस ए, तो कितना होगा? माइनस 3a स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस के इक्वल टू 0। इसको हम लोग के इज इक्वल टू 2a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो के इज इक्वल टू 2a स्क्वायर आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसका देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे स्क्रीन के सामने। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि tan a इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, tan a इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए होता है। और cot को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, cot को क्या लिख सकते हैं? cot a इज इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए। आपको ये पता होगा, ठीक है, कि tan a क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो बस इसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे? साइन बाई कॉस। तो साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए।
अब नीचे में अगर देखें तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो तो क्या होगा, ऊपर पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं कॉस स्क्वायर ए का, कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ओके, नीचे में भी एलसीएम लेते हैं साइन स्क्वायर ए का, साइन स्क्वायर ए का। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास एक और यहाँ पे पता होगा, और एक चीज पता होगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये आपको पता होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 लिख सकते हैं, और नीचे है आपका कॉस स्क्वायर ए। सेम तरीके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बाई 1 बाई कॉस साइन स्क्वायर ए को बस डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस क्या होता है आपको यहाँ पे पता है, tan होता है, तो इसको tan स्क्वायर ए के बराबर भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए के बराबर। तो कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, tan स्क्वायर ए, डी वाला। तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 एंड g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, p ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ g ऑफ x। क्या इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये ट्रू लगता है, फॉल्स लगता है, कैन नॉट से, या पार्शली ट्रू और फॉल्स, क्या लगता है आपको। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे फैक्टर कॉन्सेप्ट समझे तो फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर 6 का फैक्टर बोले तो क्या होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, और एक 6 भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँ कि फैक्टर का डेफिनेशन क्या होगा, तो फैक्टर का डेफिनेशन ये होता है कि अगर ये 3 6 का फैक्टर है, तो इसका मतलब अगर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब उसके फैक्टर से अगर उस नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो सेम तरीके से अगर x माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे एक फैक्टर थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर x माइनस 1 अगर इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा तो x का वैल्यू पुट करने पे, ठीक है, इसका x का वैल्यू पुट करने पे पूरा पोलिनोमियल क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो पुट करके देखते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर करो, यहाँ से x का वैल्यू निकालो, और जो भी x का वैल्यू निकालेगा उसको आपको इसमें पुट करना है। पुट करने के बाद अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो वहाँ पे बोल देंगे क्या है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो x का यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपका x माइनस 1 है इसका फैक्टर है। तो ए नंबर आपका यहाँ पे सही है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ a इक्वल टू 2 माइनस 3 4 1 एंड b इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। a और b मैट्रिक्स को आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे इजी है, तो बस क्या करो, a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो। एक मैट्रिक्स है आपका 2 माइनस 3 4 1, और दूसरा है आपका यहाँ पे माइनस 2 3 माइनस 4 और माइनस 1। अगर यहाँ पे देखें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो, 2 और माइनस 2 कितना होगा 0, माइनस 3 और प्लस 3 कितना होगा 0, 4 और माइनस 4 0, 1 और माइनस 1 0, ठीक है। तो कौन सा होगा a, तो a क्या a के बराबर है, ये नहीं है, ठीक है। क्या b के बराबर है, ये
बी के बराबर नहीं है। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी बात सारा क्या हो, 0 हो, तो वो भी नहीं है। ये क्या नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, सारा एलिमेंट 0 के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P2, -5 एंड Q4, 3 द स्लोप ऑफ द लाइन PQ। अगर एक स्ट्रेट लाइन इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है तो आपको बताना है कि उस लाइन का स्लोप क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो आपको स्लोप का फॉर्मूला तो पता होगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 बाई x2 - x1। अगर दो पॉइंट के हेल्प से आपको यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए बोले तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो दो पॉइंट है, इसमें आप अगर इसको x1 मानते हैं, ठीक है, तो इसको y1 मान लो। इसको अगर x2 मानते हैं तो इसको y2 मान लो। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो y2 - y1, y2 क्या है आपका यहाँ पे -5 है, y1 क्या है -3, x2 क्या है 2 है, और x1 क्या है 4 है। बस सॉल्व कर दो यहाँ पे। तो -5 और -3 कितना होगा, -8, और नीचे कितना होगा 2 -4 -2, तो 2 4 जा 8, और माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 4। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पे दिया है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 6x² - bx + 2 = 0 इज 1, देन द वैल्यू ऑफ b। अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 1 है तो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ b फाइंड करना है। एक बार अपने से ट्राई कर लो, नहीं होगा तो आप सॉल्यूशन देख लेना। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कितना दिया है, 1 दिया है। तो इक्वेशन क्या है, 6x² - bx + 2 = 0। अगर इसको कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c = 0 से, तो यहाँ पे आपका जो a है वो क्या बन जाएगा, तो a यहाँ पे आपका बनेगा, वो बन जाएगा 6, और b जो आपका यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा -b, और c जो बनेगा वो क्या बनेगा 2 बनेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, d = b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना दिया है आपको, 1 दिया हुआ है, इज इक्वल टू b²। ठीक है, तो b² कितना निकालें यहाँ पे -b, तो -b का यहाँ पे स्क्वायर करो, -4 × a कितना निकाले हम लोग 6 निकाले, और c कितना है 2 है। तो 1 = -b का स्क्वायर b², फिर 6 4 जा 24, एंड 24 × 2 कितना होगा 48, तो -48। तो यहाँ से अगर b² देखें तो कितना होगा, ये होगा 49 के बराबर, और यहाँ से अगर b देखें तो कितना होगा +-7। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, +-7, बोथ a एंड b। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, 2 कॉन्स have their height in the ratio 1:3 and radii in the ratio 3:1, then the ratio of their volume is। दो कौन है, ओके, ये कौन नंबर 1 है और ये कौन नंबर 2 है। ओके, क्या क्या दिया है इसमें, इसमें दिया है कि देयर हाइट इन द रेशियो 1:3। इसका हाइट मान लेते हैं h1, ठीक है, और इसका हाइट मान लेते हैं h2। तो यहाँ पे h1 बाई h2 जो दिया है वो कितना दिया है आपको 1:3 का। नेक्स्ट आपको बोला है रेडाई इन द रेशियो 3:1। तो इसका रेडियस r1 मान लेते हैं, इसका रेडियस r2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे r1 और r2 का जो रेशियो दिया है वो दिया है आपको 3:1 का, 3:1 का। आपको उसके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। तो इसका वॉल्यूम v1 मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम v2 मान लेते हैं। तो v1 अगर इस कॉन का वॉल्यूम निकाले तो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²
आर स्क्वायर मतलब R1 यहाँ पे रेडियस माने, तो आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, H1। सेम तरीके से इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, 1/3 पाई, 1/3 पाई, और रेडियस क्या है यहाँ पे R2 का स्क्वायर इंटू H2। ओके, अब क्या करो, बस यहाँ पे 1/3 कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा, बचा के यहाँ पे V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2। तो R1/R2 को, इस वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, R1/R2, R1 1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, और फिर इंटू H1/H2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बाकी बात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा करके, कोई दिक्कत नहीं। तो V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे दिया है 3/1 का स्क्वायर, और H1 और H2 भी आपको यहाँ पे दिया है 1 और 3, तो 3 का स्क्वायर 9, नीचे 1, तो 1/3, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे V1/V2 जो आया वो कितना आया, 3:1 आया, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, बी। तो नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है आपको, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा इज 24। आपको यहाँ पे डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन कितना दिया है, 24 दिया है, ठीक है। तो मोड और मीडियन का डिफरेंस, मोड माइनस मीडियन का डिफरेंस कितना दिया है आपको, 24 दिया है, ओके। देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, देन आपको मीडियन और मीन का डिफरेंस पूछ रहा है, क्या होगा, कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल बढ़िया है इसका, तो खुद से पहले ट्राई करो, नहीं बनेगा तभी सॉल्व करना आगे सॉल्यूशन देख के, ओके। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो, आपको एक रिलेशन पता होगा कि मोड इज इक्वल टू, ठीक है ना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ये फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर इसको मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन है, ठीक है, तो 3 मीडियन को क्या हम लोग यहाँ पे मीडियन प्लस 2 मीडियन प्लस 2 मीडियन माइनस 2 मीन लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। बस इस मीडियन को, जो यहाँ पे 3 गो मीडियन है ना, 3 गो मीडियन को हम यहाँ पे लिख दिए मीडियन प्लस 2 मीडियन में, 2 + 1 3, मतलब टोटल 3 मीडियन ही इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मोड जो इधर मीडियन है, इस वाले मीडियन को इधर लेते आते, माइनस मीडियन इज इक्वल टू, अब इधर क्या बचा मेरे पास, 2 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके। अब देखो, मोड माइनस मीडियन ये ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो 24 इज इक्वल टू, अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, और मीडियन माइनस मीन, ओके। तो यहाँ से मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या निकल जाएगा मेरा, तो मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24/2 विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, A 12। तो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, अगर आपसे सॉल्व हो गया होगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं सॉल्व हुआ होगा तो आप एक बार ट्राई कर लो, फिर से अपने से सॉल्व करने के बाद, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है आपका, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ इट्स बेसिस। आपको यहाँ पे पाई इक्वल टू 3.14 यूज करना है। अगर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखें तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू एच, ओके, 2πr इंटू एच। अब देखो तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2πr इंटू एच, तो 2 इंटू 22/7, ठीक है, यूनिट को हटा देते हैं,
2 इंटू 22/7, ठीक है। 22/7 यहाँ पे पाई का वैल्यू यूज़ नहीं करना है, ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिया है, तो 3.14 यूज़ करना है। रेडियस हमको फाइंड करना है और एच आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो रेडियस इक्वल टू 94.2 बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और इसको कटाओगे तब आपका आ जाएगा लगभग ये 3 के बराबर, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका 15 का बी। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द लाइन 2x + 3y - 7 = 0 एंड 4y - px - 2l = 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो आपको बताना है कि उस केस में p का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले, और इसको सॉल्व करने से पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या, आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो और अगर इसका स्लोप m1 मान लेते हैं इस लाइन का, ठीक है, और इस लाइन का स्लोप अगर m2 मान लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 के बराबर होता है, ठीक है। सेम तरीके से अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो इस केस में अगर इसका स्लोप m1 मान ले और इस लाइन का स्लोप m2 मान ले तो m1 इक्वल टू m2 के बराबर होगा, ठीक है। आपको पता होगा ना कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो उस केस में अगर पैरेलल होगा तो उस केस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के बराबर होगा। तो इस चीज़ का यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले। तो देखो, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, एक दिया है 2x + 3y - 7 = 0। पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, y = mx + c से कंपेयर करके। तो यहाँ से कर लो इसको, 3y = 2x को इधर लेते आते तो -2x, इसको इधर लाएंगे तो +7। तो y = यहाँ पे क्या होगा आपका -2/3x + 7/3। अब इसको कंपेयर करो y = mx + c से, y = mx + c से। तो x का कोफिशिएंट जो भी होगा तो वो क्या होगा, स्लोप होगा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, स्लोप है। तो यहाँ पे स्लोप मान लेते हैं m1 = -2/3, ठीक है। अब इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। यहाँ पे लाइन क्या है आपका 4y - px - 2l = 0। तो यहाँ से 4y = सारे को उस साइड ले जाओ तो px + 2l, तो y = p/4x + 2l/4। अगर इस लाइन को भी कंपेयर करें y = mx + c से, तो यहाँ पे आपका m2 स्लोप इसका मान लेते हैं, जो कि क्या होगा p/4 के बराबर, ठीक है। तो m1 और m2 निकल गया और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आपको पता होगा, ठीक है, कि m1 इंटू m2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। m1 क्या है आपका -2/3, ओके, और m2 क्या है आपका p/4 = -1। बस यहाँ पे सॉल्व करना है। तो p = क्या होगा -1, p को उधर ले जाओ 4, 3 को भी इधर ले जाओ तो 3, ठीक है, और -2 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। बस सॉल्व कर दो इसको। तो p = यहाँ पे क्या होगा आपका 2 से 2 गया, माइनस गया, 3 2 जा 6, तो p = 6 के बराबर होगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, सी नंबर, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इनमें से कौन सा एक प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता एक इवेंट का, तो आपको बताना है। अगर यहाँ पे देखें तो ये 1.5 है, 3/5 का मतलब हो गया आपका 0.6, ठीक है, 5 6 30, 25% का मतलब हो गया 0.25, ओके, और यहाँ पे 0.3 है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो किसके बीच में होता है, वो 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है, और 1 और 0 भी इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पे देखो तो ये 1.5 जो है ना 1 से बड़ा है, इसके अंदर ये लाइन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक नहीं प्रोबेबिलिटी ये नहीं हो सकता इवेंट का, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, यहाँ पे कैन नॉट भी पूछ रहा है तो मतलब ये वाला प्रोबेबिलिटी नहीं होगा किसी इवेंट का।
ठीक है। तो याद रखना ये कंडीशन कि हमेशा जो किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, जिसमें 0 भी और 1 भी इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ए मैन इन्वेस्ट रुपीज 5600, ठीक है। तो इन्वेस्ट कितना करता है ये रुपीज 5600 ऑन रुपीज 100 शेयर एट रुपीज 70। इस लाइन का मतलब समझ में आया, ऑन रुपीज 100 शेयर एट 70, मतलब एक आदमी 5600 इन्वेस्ट करता है किस शेयर में, जिस शेयर का दाम 100 रुपीज़ था लेकिन अभी वो शेयर 70 में मिल रहा है। आया समझ में क्वेश्चन। एक आदमी 5600 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है किस शेयर में, जिस शेयर का दाम 100 रुपीज़ था लेकिन अभी वो शेयर कितने में मिल रहा है, 70 में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो फेस वैल्यू कितना है, 70, ठीक है। फेस वैल्यू बोले, ठीक है, फेस वैल्यू कितना है, कितना है 100, सॉरी फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे 100 है। और मार्केट वैल्यू कितना है, मतलब अभी कितने में मिल रहा है, अभी मिल रहा है 100 में, मतलब अभी जितने में मिल रहा है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू आपका बड़ा भी हो सकता है तो छोटा भी हो सकता है फेस वैल्यू से। तो यहाँ से पूछ रहा है आपको कि पे हिम 18% डिविडेंड, द नंबर ऑफ शेयर ही बाउट आर। तो नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर का अगर यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्ट कितना क्या है बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि इन्वेस्ट कितना क्या है बाय मार्केट वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे जो आपको डिविडेंड दिया है 18%, इसका कोई काम नहीं है, बस फालतू है ये चीज़, ठीक है। फेस वैल्यू का भी कोई काम नहीं है, ये दोनों फालतू है, बस आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू का काम था। तो इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे 5600 और मार्केट वैल्यू कितना है 70, ठीक है। तो 0 0 गया तो 7 8 या 56 मतलब 80, लगभग वो 80 शेयर खरीदा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द वैल्यू ऑफ X इज। O आपका क्या है, सेंटर दिया है। अगर O आपको सेंटर दिया है, ठीक है, ये वाला लाइन को देखना, O अगर आपको सेंटर दिया है तो इसका मतलब यहाँ से BD आपका क्या है, एक डायमीटर है और AC भी डायमीटर है, ठीक है। यहाँ से ये कंफर्म हो गया। हमको फाइंड क्या करना है भाई, X फाइंड करना है, ये वाला। चलो देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो तो इन ट्राइंगल DAB, क्या एंगल DAB 90 डिग्री होगा। रीजन एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अगर डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाए तो वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कितना, 90 डिग्री। अब देखो तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा ना, बिल्कुल सेम होगा। पता चला कैसे, तो यहां से देखना कि जो एंगल होगा एंड एंगल ADB, ठीक है, ADB इज इक्वल टू एंगल ACB। कैसे करेंगे, और ये किसके बराबर है, 2x के बराबर है, ठीक है। ये कैसे हो गया, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये सेम सेगमेंट में है इसीलिए इक्वल हो गया। कैसे देखो तो पॉइंट A और पॉइंट B को देखो, पॉइंट A और पॉइंट B से आपका जो यहाँ पे एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस के ऊपर, ये बन रहा है 2x। सेम इसी पॉइंट से, पॉइंट A और पॉइंट B से ये भी एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। तो सेम पॉइंट से अगर सर्कमफेरेंस पे एंगल बने तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब उसको शॉर्टकट तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। अगर किसी भी दो पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे एंगल बने, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो इन ट्रायंगल DAB में, ठीक है, DAB में तो एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल ABD, एंगल ABD
क्या 180 होगा? रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सारे एंगल को सम कर देंगे एक ट्रायंगल का तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो डी कितना है आपका 2x है, एंगल ए कितना है 90 है, एंगल ए बी डी कितना है 30 है, तो इस इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना होगा, 180 में माइनस करो 90 तो कितना होगा 90, ठीक है। 90 में फिर 30 माइनस करो तो कितना होगा 60 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना होगा 60/2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो x आपका यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए। तो नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस और ब्रैकेट में है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज। तो इसको सॉल्व करने के बाद कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा -1, ओके, फिर है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज पता होगा कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो कितना होता है, ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। हमको साइन स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा इसको इधर लेते आओ -1 और इसको इधर लेते आओ तो क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका भी पता होगा आपको। क्या पता था कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या होता है, ये होता है 1 के बराबर, आपको पता होगा। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक थीटा के स्क्वायर के बराबर लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो ये है आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि सेक और कॉस क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा के बराबर होता है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा को सेम तरीके से यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लिख दी, ये हो गया +1। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे कट गया, बच्चा क्या इधर -1 इधर क्या है +1। तो -1 + 1 क्या हो गया 0। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो ये था आपका टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ अरिहंत सैंपल पेपर। बाकी बात आप अपना मार्क्स बताओगे 20 में कितना आप सॉल्व कर पाए, सभी कोई को बताना है, ओके। और नेक्स्ट मैं आपके लिए उस सवाल का सबसे बेस्ट टॉप 20 जो एमसीक्यूज है वो भी करवाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।